हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके फिर से प्रकाश ऑनलाइन क्लासेस में। यदि आप क्लास 12 के छात्र हैं और आपकी परीक्षा 4 मार्च को केमिस्ट्री का अंतिम परीक्षा होने जा रहा है, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण आपकी जो 4 मार्च की परीक्षा रसायन विज्ञान के जो होने वाली है उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण हम पेपर का कलेक्शन करके आपके सामने लेकर आए हैं। इसमें सबसे पहले हम ये यूपी बोर्ड में जो विगत 2019 में जो आपका पेपर हुआ था रसायन विज्ञान का, उसका दिखाएंगे एक एक करके जो कैसे प्रश्न आपके पेपर में आए थे यूपी बोर्ड के। उसके बाद 2019 के बाद से 2020 में इस पेपर में आपके कैसे प्रश्न आए थे इसके एनालिसिस किया जाएगा एक एक करके। इसमें आपके बहुत सारे प्रश्न, इसमें दोनों पेपर 19 और 20 में कुछ प्रश्नों को देखा गया कि आपके पेपर वे प्रश्न जो 2019 में आया था वही प्रश्न आपके 2020 में भी आए थे, तो इसमें से काफी समानता पाई गई दोनों पेपरों में। तो आपके आने वाले जो पेपर 4 मार्च को जो पेपर होगा, हो सकता है कि आपके इस पेपर में से भी कुछ प्रश्नों का उसमें समायोजित किया जाएगा। तो आप लोग अंत तक वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं जो 2019 का पेपर का सलूशन पहले कराते हैं, उसके बाद 2020 का होगा। इसमें सबसे पहले देखिए आपके निर्देश, आप लोग वाकिफ हो गए हैं आपके पिछले दिनों से, कई दिनों से आपके पेपर चल रहे हैं, उसमें तो आपको निर्देश पढ़ने को मिल रहे हैं। आप जानते हैं कि क्लास 12 में फिजिक्स और केमिस्ट्री के आपके 70 नंबर के आपके पेपर होता है। 30 नंबर तो आपका प्रैक्टिकल से मिल जाता है और 70 नंबर का आपका बोर्ड पेपर जारी करता है। इसमें से सबसे पहले देखिए आपका निर्देश दिया गया है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उनके समक्ष दिए गए हैं। गणनात्मक प्रश्नों में गणना के समस्त पद दीजिए, प्रश्नों के प्रसंगित उत्तर लिखिए, जहां आवश्यक हो रासायनिक समीकरण भी दीजिएगा, क्योंकि आप लोग केमिस्ट्री का पेपर सॉल्यूशन कर रहे हैं तो रासायनिक समीकरण देना जरूरी हो जाता है। इसमें आपके देखिए आगे निर्देश नहीं है। इसमें से जो पहला प्रश्न है उसकी शुरुआत कर रहे हैं। जो पहला प्रश्न यहां से देखिए, सबसे पहले इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर के उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। इसमें क, ख और ग, घ और अंग करके 5 बहुविकल्पी प्रश्न आपके आ रहे हैं। 5 बहुविकल्पी प्रश्नों में से आपको 5 सही करके आने होंगे पेपर में। तो सबसे पहले देखिए 5 के बारे में एक एक करके बात करते हैं। तो इसमें जो आपका जो पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न कह रहा है कि अनुचुंबकत्व प्रदर्शित करने वाला पदार्थ है। अनुचुंबकत्व प्रदर्शित करने वाला पदार्थ कौन है? जो 4 विकल्प दिया है इसमें से कौन सा विकल्प सत्य है? सबसे पहले H2O जो जल दिया है, O2 ऑक्सीजन दिया है, सोडियम क्लोराइड दिया है, C6H6 की बात कर रहा है। तो इसमें जो अनुचुंबकत्व प्रदर्शित करता है जो पदार्थ, वो आपका O2 है। ऑक्सीजन ही एक ऐसा पदार्थ है जो आपका अनुचुंबकत्व प्रदर्शित करने वाला पदार्थ है इन 4 विकल्पों के अनुसार। तो अतः आपका जो विकल्प नंबर दूसरा था ये सत्य था। इसमें ख नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से सबसे कम वाष्प दाब वाला विलयन कौन सा है? सबसे कम वाष्प दाब जो 4 विकल्प दिया है, 1 ग्लूकोज, 1 सुक्रोज, 1 सोडियम क्लोराइड है, 1 K2SO4 है। इसमें से सबसे पहले ये देखना है कि जो प्रश्न कह रहे हैं इसको समझिए। सबसे कम वाष्प दाब वाला आपका विलयन पूछ रहा है। सबसे कम 4 विकल्प में जो सबसे कम वाष्प दाब होता है वो आपका 1 सुक्रोज का सबसे कम वाष्प दाब होता है। तो इसमें आपका विकल्प नंबर दूसरा सत्य हो जाएगा। तीसरा जो ग नंबर आपके दिया गया है, ग नंबर ध्यान से देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित 4 रंगहीन लवणों के विलयन पृथक पृथक नालियों में रखे गए तथा प्रत्येक में तांबे की एक पट्टी डूबोई गई। कौन सा विलयन अंत में नीला हो जाता है? प्रश्न को समझिए पहले कि निम्नलिखित 4 रंगहीन लवणों के विलयन पृथक पृथक नालियों में रखे गए हैं तथा प्रत्येक में तांबे की एक पट्टी को डुबोई गई, तब कौन सा विलयन आपका अंत में नीला हो जाएगा? इसमें आपका जिंक NO3 है, ये CdNO3 है, AgNO3 है, आपका PbNO3 है। इसमें से कौन सा है जो क्या करते हैं, तांबे में डुबाने के बाद इसकी पट्टी क्या हो जाएगी? नीला हो जाएगी। तो इसमें सबसे पहले देखिए जो आपका सिल्वर नाइट्रेट है, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, ये एक ऐसा विलयन है जिसको क्या करते हैं, रंगहीन लवणों के साथ जब इसको डुबोया जाता है तो यह अंत में नीला हो जाता है। तो अतः आपका विकल्प नंबर तीसरा का हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। आपके जो घ नंबर प्रश्न है, घ नंबर में कह रहा है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक का मात्रक। देखिए शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक का मात्रक क्या है? तो वेग नियतांक का मात्रक आपका लीटर प्रति सेकेंड होता है। लीटर प्रति सेकेंड को ही आपका लीटर सेकेंड पर -1 लिखा है, लीटर प्रति सेकेंड, यही आपका वेग नियतांक का मात्रक है। इसमें आपका अंगन नंबर जो कह रहा है, अंगन नंबर में कि एमाइडो से एमीन बनाने में प्रयुक्त अभिकर्मक है। एमाइडो से एमीन बनाने में प्रयुक्त अभिकर्मक कौन सा है? जो 4 विकल्प दिया है इसमें आपका कौन सा सत्य होगा? जो सबसे पहला
पहला विकल्प देखिए Br2 KOH NaOH CaO, इसमें HCl और ZnCl2 K2Cr2O7 और H2SO4। इसमें से सबसे पहले देखिए इसमें Br2 और KOH ऐसे अभिकर्मक हैं जो का एमाइडो से अमीन बनाने में प्रयुक्त होता है। तो इसमें जो सबसे पहला विकल्प नंबर आपका Br2 को KOH, ये ऐसे अभिकर्मक है जो एमाइड से एमीन बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। तो इसमें आपके जो 5 बहुविकल्पी प्रश्न थे, 5 बहुविकल्पी प्रश्न आपके ऐसे आ रहे थे और यही बहुत ज्यादा टफ प्रश्न नहीं आया था 2019 में। इस साल भी आपकी अंतिम परीक्षा होगी, अंत वाला तो सब वाला अच्छे से पढ़कर आप दोस्तों जाइएगा। इसमें आगे के प्रश्नों की बात करेंगे, तब तक थोड़ा देख लीजिए इसमें जो 2020 में था, 2020 के जो बहुविकल्पी प्रश्न हैं वो कैसे आए थे। 2019 में तो अभी आपने देखा, 2020 में देखिए क्या इसके तुलना में इसका क्या महत्व है, क्या इससे थोड़ा सा ज्यादा कठिन है कि आसान है। देखिए इसमें से जो आपका पहला जो विकल्प दिया था, जो पहला भी क्वेश्चन था कि इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं और सही विकल्प चुनकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। शुद्ध सिलिकॉन और जर्मेनियम है। शुद्ध सिलिकॉन और जर्मेनियम आपका जो अर्धचालक होता है, ये अर्धचालक आपका शुद्ध सिलिकॉन और जर्मेनियम होता है, दोनों होता है। इसमें से चालक विद्रोधी इनमें से कोई नहीं, तो इसमें से सबसे पहला सबसे जो तीसरा विकल्प है अर्धचालक वो ही सत्य था। इसके बाद से जो खंड नंबर कह रहा है कि हिमांक का अवनमन होता है। ये जो ख नंबर था कि हिमांक का अवनमन समानुपाती होता है, तो इसमें आपके विलयन के मोललता के विलायक की मोललता के बराबर होता है आपका हिमांक का अवनमन। हिमांक का जो अवनमन होता है वो समानुपाती होता है आपका विलायक की मोललता के समानुपाती हिमांक का अवनमन होता है। इसमें आपका विकल्प नंबर ख का 4 नंबर सत्य था। इसमें जो देखिए ग नंबर है, ग नंबर करके निम्नलिखित सेल अभिक्रिया के लिए इसमें से सेल का EMF है, इसका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इसका सॉल्यूशन करके इसका आंसर पता करेंगे। तो जो आप लोग सॉल्यूशन कीजिएगा, इसमें से जो आपका आंसर आएगा वही सत्य हो जाएगा। जो घ नंबर है, घ नंबर ये कह रहे हैं कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक की इकाई क्या है, तो वेग नियतांक की इकाई आपका मोल प्रति लीटर मिनट होता है, मोल प्रति लीटर मिनट होता है। ये आपका विकल्प नंबर तीसरा सत्य हो जाएगा। जो 4 नंबर है अंग नंबर जो क्वेश्चन है, अंग नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि PCl3 जल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, तो PCl3 जल से अभिक्रिया करके आपका H3PO3 बनाता है। विकल्प नंबर तीसरा सत्य था। निम्नलिखित में से कौन से अभिक्रिया एंजाइम पेप्सिन द्वारा जल अपघटित होती है, तो प्रोटीन से एमिनो अम्ल जो है आपके अभिक्रिया करके एंजाइम पेप्सिन द्वारा जल में अपघटित हो जाती हैं। इसमें आपका जो 5 प्रश्न थे वो आया था, ये 5 प्रश्न था बहुविकल्पी में। इसके बाद से जो 2 नंबर वाले प्रश्न है, इसमें 2 नंबर के बाद से जो दूसरा क्वेश्चन है 2-2 नंबर का 4 प्रश्न है। 2-2 नंबर के कितने प्रश्न हैं, 2-2 नंबर के 4 प्रश्न हैं। 2-2 नंबर के 4 प्रश्न मतलब का दूसरा जो आपका क्वेश्चन है वो 8 नंबर का आएगा। देखिए इसमें से क्या था, धात्विक स्वर्ण क्रिस्टल आकृति में घन चालक केंद्र है, सोने के 2 ग्राम में इकाई सेलों की अनुमानित संख्या क्या है, सोने का परमाणु भार जब 179 है। तो अब पूछ रहा है कि आपका इकाई सेलों की अनुमानित संख्या क्या है। इसमें जो आपकी अगली वीडियो बनाई जाएगी उसमें इस पेपर का सॉल्यूशन किया जाएगा, इसमें कल पेपर का एनालिसिस किया जा रहा है। ख नंबर जो कह रहा है कि 7.7 ग्राम पदार्थ के 75 ग्राम जल में घोलने पर हिमांक में 1.2 डिग्री सेल्सियस की कमी हुई, तो पदार्थ का अणुभार ज्ञात करना है। अणुभार ज्ञात करना है जब जल का मोललता अवनमन के स्थिरांक KF' का इसका मान 1.86 डिग्री सेल्सियस है। ये जो ग नंबर क्वेश्चन है, इसमें ग नंबर क्वेश्चन था आपका, ग नंबर क्वेश्चन Zn पर 2 1 mm CO प्लस 2 1 mm CO सेल का EMF ज्ञात कीजिए, जबकि इस सेल के लिए इतना के लिए मान क्रमशः इतना तथा इतना वोल्ट है, तो अब इनकी सांद्रता 1 मोलर है। तो ज्ञात क्या करना है आपका का EMF ज्ञात करना है सेल का। उसके बाद से कह रहे हैं घ नंबर कि ब्राउनी गति क्या है, ब्राउनी गति क्या है, इसका कारण और इसको प्रभावित करने वाले 2 प्रमुख कारकों को बताइए। इसका बाद से जो तीसरा नंबर प्रश्न है, चीनी के सीरे के 214.2 ग्राम में 34.2 ग्राम चीनी C12H22O11 चीनी का सूत्र है। चीनी के सीरे की मोललता क्या होगी आपका, जब ये इसका C का मान 12, इसका मान 1 और का मान 16 दिया है, इसकी का मोललता पूछा है।
ख नंबर कह रहे हैं कि प्राथमिक सेल क्या होते हैं, शुष्क सेल का वर्णन संक्षेप में कीजिए। प्राथमिक सेल क्या होते हैं, जो शुष्क सेल को होता है उसका बारे में वर्णन कर देना है संक्षिप्त में करना है, क्योंकि आपके 2 ही नंबर के प्रश्न हैं। निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। हाइड्रीसुल्जी नियम और इंजाइम उत्प्रेरण के इस प्रकार संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है दोनों पर। दोनों आपका 1-1 नंबर का आएगा, 1-1 नंबर करके दोनों 2 नंबर का हो जाएगा। क्लोरीन बनाने वाले विचरण की विधि का रासायनिक समीकरण लिखिए। शुष्क बूझे चूने पर क्लोरीन की अभिक्रिया का समीकरण भी देना है और अभिक्रिया के प्रमुख उत्पाद का नाम भी क्या करना है, लिखना है। यह था आपका तीसरा प्रश्न। 4 नंबर जो प्रश्न है, 4 नंबर प्रश्न 3-3 नंबर के प्रश्न आएंगे। वो कैसे प्रश्न थे, तो कह रहे कि पाइरोलुसाइट से पोटेशियम परमैंगनेट बनाने की विधि लिखिए और इसकी अम्लीय फेरस सल्फेट तथा हाइड्रोजन पेरोक्साइड से अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण भी देना है। इसमें 3 बातें पूछी गई हैं और तीनों बातें 1-1 नंबर के हैं। तीनों में से 3 करेंगे तो 3 नंबर मिलेगा, 1-2 करेंगे तो उसमें आपका 1 ही 2 नंबर मिलेगा। ये ख नंबर कह रहे हैं कि हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया द्वारा एनिलीन बनाने का रासायनिक समीकरण लिखिए तथा एनिलीन की एसिटिल क्लोराइड और कार्बन डाइसल्फाइड के साथ होने वाली रासायनिक अभिक्रिया के समीकरण लिखना है। यह आपका प्रश्न दिया था। प्रश्न थोड़ा सा टफ है, 3 नंबर का लेकिन है। यह करेंगे संघनन बहुलक क्या है, बिकलाइड तथा टेरिलीन बनाने के रासायनिक समीकरण को लिखना है। घ नंबर साबुनीकरण को परिभाषित कीजिए। साबुनीकरण को परिभाषित कीजिए। साबुन बनाने की आधुनिक विधि संक्षेप में लिखिए। नहाने और कपड़ा धोने के साबुन में क्या है, अंतर भी स्पष्ट करना है कि नहाने और जो कपड़ा धोने की साबुन होते हैं उसमें क्या अंतर है, क्या क्या अंतर पाया जाता है वो लिखना है। 5वां नंबर जो प्रश्न है आपके, 5 नंबर प्रश्न ध्यान से देखिए। अभिक्रिया की आणविकता और कोटि की परिभाषा दीजिए। किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 40 सेकंड में पदार्थ की जो सांद्रता है, पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है और अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की गणना करना है आपको। ख नंबर कह रहे हैं कि एल्युमिनियम के मुख्य अयस्कों के नाम व सूत्र लिखिए। इनमें से किसी एक अयस्क से शुद्ध एल्युमिनियम प्राप्त करने की विधि का रासायनिक अभिक्रिया सहित वर्णन कीजिए। ग नंबर कह रहे हैं कि संयोजकता आबंध सिद्धांत की संक्षेप में व्याख्या कीजिए तथा निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए। 2 दिया गया, दोनों का नाम लिखना है, IUPAC नाम। घ नंबर कह रहे हैं कि हैलोएरिन क्या है, इनकी 2 प्रमुख प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं लिखिए। फ्रीऑन का सूत्र और इसके उपयोगों को लिखना है। जो 6 नंबर प्रश्न कह रहे हैं, 6 नंबर प्रश्न 5-5 प्रश्न के हैं, दीर्घोत्तरीय प्रश्न है ये आपके। फॉर्मेल्डिहाइड एवं मेथिल एसीटेट से मेथिल एल्कोहल के विचरण की विधियां लिखिए। मेथिल एल्कोहल की ग्रेनाइड अभिकर्मक और ऑक्जैलिक अम्ल से अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण लिखिए। इनके प्रमुख उपयोग भी बताना है। ये आपके जो 6 नंबर का जो ख नंबर क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण देना है, केवल रासायनिक समीकरण ही बताना है आपको कि क्या होता है जब फॉर्मेल्डिहाइड के फेलिंग विलयन के साथ गर्म करते हैं। दूसरा कि एसीटीन को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के साथ आश्वित करते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया CH3MgBr से कराई जाती है और उत्पाद का जल अपघटन कराया जाता है, तो क्या होता है इसका समीकरण देना है। ये आपका 4 नंबर का है कि एसिटिक अम्ल को PCl5 के साथ गर्म करने पर क्या होता है, इसका भी रासायनिक समीकरण देना है। ये 5 नंबर कह रहा है कि बेंजीडिहाइड की सांद्र NaOH से अभिक्रिया कराने पर क्या होता है, इसका भी रासायनिक समीकरण देना है। ये आपके 6 प्रश्न थे, ये आपके 6 प्रश्न थे। और आपके 7वें प्रश्न कह रहा है, 7वें प्रश्न भी 5-5 नंबर के आएंगे। कह रहे कि ओस्टवाइल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल के निर्माण का सचित्र वर्णन करना है, चित्र सहित वर्णन कर रहा है, रासायनिक अभिक्रियाओं सहित करना है इसको। गर्म व सांद्र HNO3 की आयोडीन से तथा ठंडे एवं तनु HNO3 से Zn की क्रिया का और रासायनिक समीकरण देना है। यह प्रश्न को हल करना है अथवा आपको यह प्रश्न का हल करना है, दोनों में से किसी एक ही को करना है। ख नंबर करें कि मोनोसाइक्राइड तथा डाइसाइक्राइड की परिभाषा और प्रत्येक का एक उदाहरण देना है। अथवा प्रोटीन क्या होते हैं, इसके प्रमुख स्रोत क्या होते हैं, उसको भी लिखना है। प्रोटीन की प्राथमिक संरचना लिखना है। हमारे शरीर की में प्रोटीन के मुख्य कार्य के भी बारे में वर्णन करना है। दोनों में से किसी एक ही प्रश्न को करना था। ये आपके टोटल 7 प्रश्न थे। आज जो आपके टोटल 70 नंबर के आएंगे, यही आपके टोटल प्रश्न है। इसके बाद जो आपकी अगली वीडियो आएगी, उस वीडियो में आपके जो सारे प्रश्न थे उसके एक एक का सॉल्यूशन कराए जाएंगे। दोस्तों बस आज के लिए धन्यवाद, इतना ही।